ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, ठीक है। थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड, बाकी पूरा प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल अगर आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करने के लिए, सबके पास अपना लिनक्स सेटअप है? हाँ सर। किसी के पास हाँ अगर सर। नहीं है तो बता दो। हाँ सर है। है, ठीक है, चलो, है सबके पास तो गुड। ठीक है, चलो अभी थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा थियोरी से, बाकी उसके बाद फिर कोई थियोरी यहाँ पे नहीं होगी इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग में है बस, उसके बाद नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 टर्म्स मेंशन्ड है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग। अच्छा, ये लास्ट वाली जो है पॉलिसी ऑडिटिंग, तो मतलब सिंपली आप किसी सिक्योरिटी पॉलिसी को देख रहे हो कि कितनी बेनिफिशियल है कितनी नहीं, एंड उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मेनली हमारा उससे कुछ रिलेशन है नहीं, वो एक सेपरेट चीज़ है। हमें क्या करना है, हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की यहाँ पे बात करनी है। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग से पहले एक और टर्म है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसका मतलब कोई बता सकता है? Sir, assessing the vulnerabilities like in the system or in the network or web application, like what are the loopholes uh, in these systems? राइट, What are the weaknesses that can be exploited? करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो अच्छा, वन थिंग मोर, आप लोग क्या प्रेफर करोगे कि हम सेशंस हिंदी में रखें या इंग्लिश में? दैट व्हाट इज? Hindi, sir. हिंदी, ओके। हिंदी That सर। is my opinion. ओके, हाँ सर हिंदी। हिंदी तो सब लोग कंफर्टेबल है हिंदी में, कोई जी किसी को सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी। हिंदी सर। दोनों चलेगा, ओके। क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे हिंदी में करना है तो अपन हिंदी में कर लेंगे, अगर कह रहे हो कि नहीं हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश करना है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में करें? Yes, sir. फाइन, ओके। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जैसा कि अभी आपने बताया, इट इज़ फाइंडिंग आउट कि सामने वाले सिस्टम में, टारगेट सिस्टम में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या लूप होल्स हैं, जिसको यूज़ करके आप कुछ हार्म कर सकते हो सिस्टम को। उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। लेकिन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप सिर्फ ये पता लगा रहे हो कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में यू स्टॉप आफ्टर आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पर्पस ये है कि आपका जो भी टारगेट है, आप ये देख रहे हो कि उस टारगेट सिस्टम में या उस टारगेट नेटवर्क में आप कितनी डीपली उसको पेनिट्रेट कर सकते हो, वहीं से नाम है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली, आप उसको एक्सप्लॉइट भी करोगे, ठीक है। और उसको एक्सप्लॉइट करके फिर आप उस सिस्टम पे क्या क्या कर सकते हो, वो सब आप देखोगे। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा इन डेप्थ प्रोसेस है एज कम्पेयर टू वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में काम कम रहता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम ज़्यादा रहता है हमारा। ये डिफरेंस जो है दोनों चीज़ों के बीच, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके। फिर यहाँ पे बात हुई है एक्सटर्नल और इंटरनल टेस्टिंग की। अब जब आप पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो किसी सिस्टम पे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि जिस नेटवर्क पे है वो सिस्टम, आप उस नेटवर्क में ही लोकेटेड हो, आपके ही नेटवर्क में है वो सिस्टम, और आप उसको टेस्ट करने जा रहे हो। इसको कहते हैं इंटरनल टेस्टिंग, क्योंकि आप उसी नेटवर्क के अंदर हो। अगर मान लो कोई इनसाइडर अटैक है, कोई अटैक हुआ किसी कंपनी के सिस्टम्स पे, वो किसी एम्प्लॉय ने ही किया है, तो उस तरह का अटैक, उस तरह का टेस्ट
अगर मुझे करना है तो वो इंटरनल टेस्टिंग हुआ। और अगर मान लो कुछ मुझे इस तरह की सिचुएशन लानी है कि अटैकर है वो रिमोटली कहीं दूर बैठ के अटैक कर रहा है सिस्टम को, उस तरह की अगर मुझे सिचुएशन इमुलेट करनी है तो वहाँ मैं एक्सटर्नल टेस्ट करूँगा। मतलब कि जो अटैकर है वो टारगेट सिस्टम के बाहर है, रिमोटली कहीं बैठा है, मान लो अपने घर पे बैठा है और वहाँ से अटैक कर रहा है। और रिमोटली का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप फिजिकल डिस्टेंस की बात करो। रिमोटली मतलब ये हो सकता है कि आउटसाइड द नेटवर्क हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इवन अगर आपके पास रिमोटली कनेक्शन है नेट को एक्सेस करने का, आप उस नेटवर्क के अंदर जाके ही अटैक शुरू कर रहे हो, इवन दैट वुड बी कंसिडर्ड इंटरनल। यहाँ पे बस फर्क ये है कि वेदर आप कहाँ लोकेटेड हो, नेटवर्क के अंदर या बाहर। ठीक है, ये समझ आया एक्सटर्नल इंटरनल डिफरेंस? Yes, sir. ओके, Yes, जी sir. सर। ये हो गया ना, ये क्लियर सबको? ओके, तो ठीक है। अब सर जैसे पब्लिक वाईफाई भी जो है तो इंटरनली हो जाएगा ना नेटवर्क? क्या चीज? पब्लिक वाईफाई पब्लिक वाईफाई? पब्लिक वाईफाई पे क्या एग्जैक्टली जैसे कोई एक बंदा एक्सेस कर रहा है पब्लिक वाईफाई, और मैं जो है तो भी जा करके उसी नेटवर्क पे उसको हैक कर लूं, या फिर जो है तो उसको वल्नरेबल करूं या कोशिश करूं, तो विल दैट बी कंसिडर्ड इंटरनल? एक तरह से इट इज सिमिलर टू इंटरनल, बट वो पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं हुआ ना आपका। ओके, राइट। हाँ, वो तो आप उसको अटैक कर रहे हो, दैट यस इज सर, नॉट एन यस। एग्जांपल ऑफ अ पेनिट्रेशन टेस्ट। यस सर, यस। तो वहां पे तो ये सिचुएशन रेलेवेंट ही नहीं है। जी सर, राइट। ओके, तो जैसे आप लोगों ने एथिकल हैकिंग में देखा होगा कि कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, या इनको फेजेस भी बुलाते हैं, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। सिमिलरली पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी अलग अलग स्टेप्स या फेजेस होते हैं। ये कोई भी चीज़ करने का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। पेनिट्रेशन टेस्ट में सबसे पहली चीज़ आप करोगे दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो टारगेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से, या इवन हो सकता है थोड़ी आपको यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग भी अप्लाई करनी पड़े, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको गैदर कर लो, इकट्ठा कर लो जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आफ्टर दैट उस इंफॉर्मेशन में क्या यूजफुल है क्या यूजफुल नहीं है, ये तो चलो बात की बात है। पहले फोकस ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद अब उस इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है कि अब पेनिट्रेशन टेस्ट है, आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो क्लाइंट कौन है, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की कंपनी है, किस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिकली डाली उन्होंने, उनकी अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उनके अगर एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो देखो, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अगर एक्सेस कर पा रहे हो तो वो देखो, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जितना कुछ ढूंढ सकते हो सब ढूंढो कंपनी के बारे में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन काम आ जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, अगर आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया हुआ है तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपने वहाँ पे पढ़ी होगी, टूल्स वगैरह देखे होंगे, इसमें डीएनएस हुएस वगैरह वो सब देखा होगा। यस सर। हाँ सर। तो सेम चीज़ है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो आपने वहाँ देखी है यहाँ भी सेम चीज़ है कि टूल्स यूज़ करो या सोशल इंजीनियरिंग एम्प्लॉय करो। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग कोई मेरे को बता सकता है क्या होता है? सर सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो है तो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट या उसको मैनिपुलेट किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हो ताकि इंफॉर्मेशन मिले। और ये इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है ये मिलनी नहीं चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दे शुड नॉट बी गिविंग अवे दैट इन्फॉर्मेशन, बट आप क्या है, आप एज अ सोशल इंजीनियर उनको मैनिपुलेट कर रहे हो इनटू गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन।
दैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिबल। आप सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तभी आपको सोशल इंजीनियरिंग लगानी पड़ रही है वहाँ पे। और इन एनी सिस्टम, इन एनी सिक्योरिटी सिस्टम या कहीं भी किसी भी कंपनी इकोसिस्टम की बात मैं अगर कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमेशा वीकेस्ट लिंक कौन होगा? एम्प्लॉयज। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो अब यहाँ पे फिर कुछ टूल्स बताए हुए हैं कि क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हो। गूगल तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एलाई है हमारा, यहाँ पे सबसे यूजफुल टूल है ही। गूगल डॉर्किंग, स्पेशल कुछ सर्च ऑपरेटर्स होते हैं गूगल के जिनको यूज करके और रिफाइंड हमें सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज हो सकती है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स, जो मैंने बात की थी कि एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी के वो क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पोस्ट सोशल मीडिया पे, वो किस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या कर रहे हैं, उसको भी आप ऑब्जर्व करो तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ मिल सकता है। क्योंकि आज की डेट में लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालते हैं, कहाँ गए, क्या किया, कंपनी में कोई इवेंट हुआ उसकी फ़ोटो डाल दी। अब आप उन फोटोज़ को देखोगे, उन पोस्ट को देखोगे तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कंपनी के बारे में, जिसको आप फर्दर सोशल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अगर कोई चीज़ आपको स्टार्टिंग में हो सकता है लगे कि इसका क्या यूज़ होगा, क्या करूँगा मैं कलेक्ट करके, तब भी हो सकता है बाद में वो कहीं ना कहीं चीज़ काम आ जाए। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जब कर रहे हो ये मत सोचो कि यार ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, जो भी मिल रहा है उसको ले लो बस। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो है वेबसाइट स्कैनर्स। अच्छा, वेबसाइट अगर टारगेट कर रहे हो तो वेबसाइट स्कैनिंग के लिए टूल्स आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि वेबसाइट पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, वेबसाइट किस चीज़ पे काम कर रही है, तो वो भी देख सकते हो। होस्ट लुकअप, डीएनएस लुकअप जो हमने अभी बात की, आप ये सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और अल्टीमेटली क्या है, सोशल इंजीनियरिंग तो है ही आपके पास। किसी एम्प्लॉय को फ़ोन करके पूछ लिया, ईमेल करके पूछ लिया, कोशिश की कि किसी तरह से कुछ बता दे, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लें उससे, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। फिर आता है दूसरा फेज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई, अब आता है रिकॉन्सेंस वाला पार्ट। यहाँ पे जो है हम थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। ठीक है, पहले फेज में तो क्या कर रहे थे, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, जो मिला सब ले लिया। यहाँ पे लेकिन क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको यूज़ करेंगे और फर्दर जो है उसके बेसिस पे स्कैन्स वगैरह चलाएंगे ताकि और ज़्यादा चीज़ें पता चलें टारगेट के बारे में। जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टाइम पे आपको हुइस लुकअप से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, डीएनएस से इन्फॉर्मेशन मिली, तो अब आपके पास टारगेट नेटवर्क की आईपी रेंज है या टारगेट सिस्टम का आईपी है, तो आप क्या कर सकते हो, कई तरह के उस पर स्कैन कर सकते हो। पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, देख सकते हो कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं वहाँ पे, सर्विसेज देख सकते हो कौन सी चल रही हैं उस पर, वल्नरेबिलिटी स्कैन रन कर सकते हो, क्या वल्नरेबिलिटीज वहाँ हैं उस सिस्टम में, ये देख सकते हो। तो अब इस फेज में क्या, थोड़ा हम और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे आ गए, टेक्निकल उस पर शिफ्ट हो गए कि हाँ सामने वाले सिस्टम पे क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या नेटवर्क सर्विसेज चल रही हैं, किस तरह से उनमें वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है क्या नहीं, वो इस फेज में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगेन इसमें अगर मैं आ जाऊँ टूल्स पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पे हमारा होता है एनमैप। ठीक है, जब पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में भी वैसे तो एनमैप यूज होता है, और इस फेज में सबसे वाइडली यूज टूल, सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है एनमैप। एनमैप से फेमिलियर हो आप लोग? यस सर। हाँ सर। ओके, गुड। तो एनमैप जो है यहाँ पे काफ़ी यूज होता है इस फेज में।
बाकी और टूल्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, एचपिंग 3, ये भी पोर्ट स्कैनिंग में काम आता है, लेकिन एचपिंग 3 में उतनी फंक्शनलिटी है नहीं पोर्ट स्कैनिंग के लिए जितनी कि nmap में इनबिल्ट है। तो अगर nmap है तो फिर ये क्यों यूज करना। बाकी फिर नेटकैट यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग में मेंशन किया हुआ है, बट नेटकैट का मेन यूज कहाँ होता है, कोई बता सकता है? सर vulnerability scanning. नेटकैट, नॉट nmap। नेटकैट सर वो लिसनर मोड ऑन करने के लिए सिर्फ लिसनर मोड ऑन करने के लिए नहीं, उस पे आप कनेक्शंस कनेक्शन, ओपन हाँ पोर्ट्स पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली कनेक्शंस हैंडल करने के लिए नेटकैट। जी सर। ठीक है, ऑलरेडी अगर कोई सर्विस है सामने वाले सिस्टम पे जो चल रही है, उससे कनेक्ट कर सकते हो, या अपने सिस्टम पे कोई पोर्ट खोल सकते हो कनेक्शन लेने के लिए। तो नेटकैट मेनली उसके लिए होता है। पोर्ट स्कैनिंग टेक्निकली कर तो सकते हो, बट बहुत ज़्यादा सर्वर है नेटकैट से पोर्ट स्कैनिंग करने में। जब हमारे पास nmap है तो हम नेटकैट की तरफ नहीं जाएंगे पोर्ट स्कैनिंग के लिए। फिर आती है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जो हम प्रोसेस करते हैं ना कि हाँ क्या वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है सामने वाले सिस्टम में, ये देखते हैं। यहाँ पे यूज होते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अब अगर nmap में आपने ट्राई किया है तो nmap में भी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है। ट्राई किया कभी उससे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग? हाँ सर, वो स्क्रिप्ट यूज करके। हाँ, तो nmap में काफ़ी सारी क्या इनबिल्ट स्क्रिप्ट्स वगैरह आती हैं, और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए भी इसी वजह से nmap यूज हो सकता है। और यहाँ पे क्या क्या मेंशन है वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, ओपनवास, नेसेस। अब ओपनवास तो फ्री है, नेसेस जो है मेनली पेड है, फ्री वर्जन अवेलेबल होता है, बट बहुत उसकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते फ्री वाले को, और काफ़ी सारे फीचर्स भी अवेलेबल नहीं है उसमें। फिर मेटास्प्लॉइट प्लस आर्मिटेज। मेटास्प्लॉइट किस किस ने यूज़ किया है यहाँ पे? किसने नहीं यूज़ किया मेटास्प्लॉइट? चलो कोई बात नहीं, मेटास्प्लॉइट भी अपन यूज़ करेंगे। अच्छा, मेटास्प्लॉइट जो है, जहाँ तक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात आती है, मेटास्प्लॉइट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल। इसमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी होती है, इससे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो सिस्टम्स को, मतलब काफ़ी कुछ है बेसिकली मेटास्प्लॉइट में। पूरा मतलब कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम काम आ सकता है। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट भी हम देखेंगे कैसे यूज़ होता है, लेकिन थ्रू आउट दिस कोर्स मेटास्प्लॉइट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा मेरा, बिकॉज मेटास्प्लॉइट से काफ़ी कुछ क्या ऑटोमेट हो जाता है। तो एक एक्चुअल पेनिट्रेशन टेस्ट में आपके लिए फ़ायदेमंद है ये टूल, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तब हमें मैन्युअली चीज़ें करनी, देखनी है कैसे होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे इस पर। सर रियल रियल वर्ल्ड में सर जो है तो क्या करते हैं, मैन्युअली करते हैं या टूल बेस्ड करते हैं? रियल वर्ल्ड में टूल बेस्ड भी करते हैं, मैन्युअली भी करते हैं, क्योंकि देखो टूल्स, हालांकि टूल्स आर प्रीटी गुड, और उससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है, लेकिन टूल्स में भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, कई सिचुएशंस हैं जो आपको मैन्युअली वेरीफाई करके देखनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इट्स अ मिक्सचर। ओके। अब आप एक रियल पेनिट्रेशन टेस्ट अगर करोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली मेटास्प्लॉइट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज लाइक आई सेड टाइम काफ़ी बचाता है आपका, एंड फीचर्स अच्छे हैं उसके। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही क्लास में भी आपको यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल ही सिखाऊंगा, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिर खुद से करनी आएंगी नहीं, इसलिए फिर मैं मेटास्प्लॉइट यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ। मैं उसको कवर करूँगा बट सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा, उसके बाद कंप्लीटली उसके बिना ही करेंगे जो भी करना है। ओके सर।
मेटास्प्लॉइट इसके साथ आर्मिटेज मेंशन किया हुआ। आर्मिटेज इज नॉट अ सेपरेट टूल, उसको सिंपली आप एक कह सकते हो कि एक कमांड लाइन एक ग्राफिकल इंटरफेस है मेटास्प्लॉइट के लिए। मेटास्प्लॉइट क्या है? कमांड लाइन टूल है। उसका अगर पेड वर्जन खरीदते हो मेटास्प्लॉइट का तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली इनबिल्ट ग्राफिक वो आता है, बट उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो फ्री वर्जन है दैट इज मोर देन इनफ। बाकी फिर चीज़ें यहाँ मेंशन है, बैनर ग्राबिंग, पोर्ट चेकिंग वगैरह। तो ये सब आपका पोर्ट स्कैनिंग जब करोगे उसमें आ जाएगा, उसको अलग से तो वैसे यहाँ पे क्यों मेंशन किया है आई डोंट नो। तो आपने ये सारे स्कैन्स रन किए। अब आपके एट द एंड ऑफ दिस फेज आपके पास क्या एक अच्छा खासा आइडिया है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, किस टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हो, किस तरह के सिस्टम से डील कर रहे हो। और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह की है आपने, तो आपको ये भी आइडिया है कि सामने वाले सिस्टम में क्या इश्यूज हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे, जो कि है एक्सप्लॉइटेशन। अब जो भी हमें वल्नरेबिलिटी मिली, जो भी अटैक वेक्टर्स मिले पहले, उस उनको यहाँ पे यूज करेंगे और कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और अपने जो सिस्टम है टारगेट उसको एक्सेस करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस फेज आप ऑलरेडी अपने टारगेट तक पहुंच चुके हो, टारगेट सिस्टम तक। अब कुछ तरह के यहाँ पे अटैक्स मेंशन है। रिमोट अटैक, दैट इज कि आप रिमोटली ओवर द इंटरनेट अटैक कर रहे हो, दैट्स ऑल इट इज। क्लाइंट साइड अटैक करके कोई चीज़ यहाँ पे मेंशनड है। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन होती है, कोई भी सर्विस होती है, उसके क्या यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं। एक क्लाइंट साइड पोर्शन और एक होता है सर्वर साइड पोर्शन। क्लाइंट साइड मतलब जो पोर्शन आपको दिखता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो। सर्वर साइड मतलब जो बैकएंड पे चल रहा है, जो सर्वर पे चल रहा है, जो हमें नहीं दिखता, जो डेवलपर को या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दिखता है सिर्फ। तो अगर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ जो उस सर्विस के क्लाइंट साइड पोर्शन में है, तो उसको क्लाइंट साइड अटैक भी कह सकते हो आप। फिर यहाँ पे मेंशन्ड है ब्लाइंड साइड अटैक। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर टाइप का अटैक नहीं, ये बहुत ऑब्सक्योर सी वल्नरेबिलिटी है किस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम्स में, तो उसको मतलब यहाँ पे एज एन अटैक मेंशन्ड है, जबकि ऐसा है नहीं। अगेन नेक्स्ट चीज भी है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग इज नॉट एन अटैक। सोशल इंजीनियरिंग में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, बट इट्स नॉट टेक्निकली एन अटैक। तो आई वोंट से कि एक्सप्लॉइटेशन फेज में सोशल इंजीनियरिंग इंक्लूड होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो गलत है। अच्छा, अगली चीज जो है फजिंग अटैक, इसका नाम सुना है किसी ने पहले? नहीं सर। नहीं? ओके। फजिंग का मतलब क्या है कि आप मान लो कोई एप्लीकेशन है, उसको टारगेट कर रहे हो और आप उसको रैंडमली कई अलग अलग तरह के इनपुट्स दे रहे हो, ये देखने के लिए कि क्या उसको कुछ ऐसा मैं इनपुट दे सकता हूँ जिससे कि वो क्रैश हो जाए, या कुछ अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे, या कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करे जिससे कि मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकूं। इस चीज को कहते हैं फजिंग अटैक। जरूरी नहीं है कि इसमें आपको कुछ यूजफुल मिले, और यूजली तो अवॉइड ही करते हैं इस चीज को, हम भी इस पे नहीं फोकस करते बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। तो फजिंग अटैक या डिनायल ऑफ सर्विस ये अवॉइड किया जाता है। अच्छा, फजिंग तो चलो फिर भी दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डिनायल ऑफ सर्विस जो है दैट इज मच मोर सीरियस, काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ होती है डिनायल ऑफ सर्विस। इससे फेमिलियर हो आप? डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है इससे? हाँ सर। फेमिलियर हो ना? चलो, तो डिनायल ऑफ सर्विस में मतलब कि मैं किसी सर्विस को या किसी सिस्टम को क्रैश कर रहा हूँ, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। अब किसी भी एक्चुअल पेनिट्रेशन टेस्ट में
पहली बात तो डिनायल ऑफ सर्विस अगर आप कर भी देते हो तो आपको डायरेक्टली कोई फायदा तो है नहीं, और किसी भी पेनिट्रेशन टेस्ट में कभी भी आपको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अलाउड नहीं होगा। कोई भी कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि हाँ टेस्ट करते हो डिनायल ऑफ सर्विस भी कर सकते हो, ना, ऐसा कभी नहीं होगा। इवन एज एन अटैकर डिनायल ऑफ सर्विस से डायरेक्टली आपको कोई फायदा तो हो नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इट विल सर्व एज अ डिस्ट्रैक्शन अगर आप कोई और तरह का अटैक लॉन्च कर रहे हो साथ में, या फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि भाई आपको कंपनी की रेपुटेशन को हार्म करना है, इसलिए आपने डिनायल ऑफ सर्विस कर लिया। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम डिनायल ऑफ सर्विस यूज नहीं करते हैं, पर एज अ टाइप ऑफ अटैक यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल सिंपली क्या है कि मान लो दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं ऑनलाइन, और आपने कोई तरीका ढूंढा जिससे कि उन दो पार्टीज के बीच में अपने आप को आपने इंसर्ट कर लिया। तो जो भी कम्युनिकेशन चल रही है उनकी, वो आपको भी पता चलेगी, आपको भी दिखेगी, या जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो आप भी देख पाओगे कि क्या कम्युनिकेशन चल रही है। मैन इन द मिडल अटैक मुश्किल होता है करना, इसलिए थोड़ा रेयर भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है कि कोई मैन इन द मिडल अटैक करता है। खासकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जहाँ तक बात करते हैं, यूजली अटैकर्स करते हैं इस तरह की चीज़। पेनिट्रेशन टेस्ट में इसका आपको ज़्यादा यूज़ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो, अगर सामने वाला टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि मैन इन द मिडल हो रहा है आसानी से आपसे, तो वो भी करके देख सकते हो। सर स्निफिंग को मैन इन द मिडिल भी कहा जा सकता है क्या? हाँ, स्निफिंग के अंडर ही आता है मैन इन द मिडल अटैक। पैसिव एमआईटीएम हो सकता है ना? क्या चीज़? जैसे स्निफिंग जो तो पैसिव तरीके से जो तो मैन इन द मिडिल हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉमन सेंस में पीछे आ गए। इसमें भी टूल्स में मेटास्प्लॉइट दोबारा से मेंशन्ड है, बिकॉज मेटास्प्लॉइट जैसा कि मैंने कहा मल्टीपर्पस है, काफ़ी यूजेस हैं इसके, स्कैनिंग के लिए भी है, एक्सप्लॉइटेशन के लिए भी है, सब काम होते हैं इससे। फिर ओल्ड स्कूल मैनुअल कंपाइल एंड फायर, मतलब कि कोई वल्नरेबिलिटी मिली, उसका एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया, अपने सिस्टम पे कंपाइल किया, जो चेंजेस करने किए और चला दिया। तो ये भी एक तरीका है। फिर एक टूल मेंशन है एसई टूल किट, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, हालांकि थोड़ा आउटडेटेड है और एक्सप्लॉइटेशन में तो यूज नहीं होगा। दैट इज, ये टूल सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के लिए है, तो एक्सप्लॉइटेशन में तो उतना कुछ काम है नहीं इसका। फिर कोबाल्ट स्ट्राइक मेंशन है। कोबाल्ट स्ट्राइक भी अगेन जैसा कि मैंने बोला मेटास्प्लॉइट काफ़ी हेल्पफुल टूल है, उसी तरह से कोबाल्ट स्ट्राइक भी काफ़ी हेल्पफुल टूल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, लेकिन इसका कोई फ्री वर्जन नहीं आता है, सिर्फ पेड में अवेलेबल है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड काफ़ी पेनिट्रेशन टेस्ट या ज़्यादातर पेनिट्रेशन टेस्ट जो है इसके बिना हो जाते हैं। कभी इसकी मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अगर है तो इट विल बी हेल्पफुल, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए इसको भी हम कवर नहीं करते। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, ओके, तो हमने डिस्कस किया है। गूगल फाइंडिंग वल्नरेबल फीड साइट्स में भी, अगर आपके टारगेट कोई बहुत बड़ा डोमेन है, उसके सब डोमेन्स में कुछ वल्नरेबल पेजेस, कुछ वल्नरेबल साइट्स ढूंढ सकते हो गूगल डॉर्किंग के थ्रू। पर ऑफ कोर्स ये चीज़ तभी वैलिड है अगर कोई बहुत बड़ा टारगेट है, अच्छा खासा बड़ा डोमेन है, और काफ़ी कुछ ऐसा है मतलब जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए डॉर्किंग यूज़ करोगे तो ढूंढ पाओगे। तो ये तो बात हुई एक्सप्लॉइटेशन की। फिर बात है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की।
अच्छा, यहाँ जो हम थियरी देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि यही टूल्स सारे यूज होंगे, और भी कई टूल्स हैं, मतलब टूल्स तो बहुत हैं वैसे, है ना। तो ये थियरी दैट इज जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह के टूल्स यूज होते हैं, किस तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं, काफ़ी कुछ है, और हम लिमिटेड नहीं है कि यही सब यूज करना है। ठीक है, तो फिर आते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब अब एक्सप्लॉइट कर लिया, अब क्या, सिस्टम एक्सेस कर लिया, हैक कर लिया, अब क्या करना है। तो अब क्या कर सकते हो, मेंटेन हिडन एक्सेस सबसे पहली चीज यहाँ लिस्टेड है। कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे कि सिस्टम को बार बार एक्सेस करो। सब बैकडोर। हाँ, कोई बैकडोर हो सकता है डालो, या कुछ ऐसी सर्विस तुम्हें वहाँ चलती हुई मिले जो ऑलरेडी बैकडोर है। फिर अगर उस सिस्टम को तुम्हें पता है कि और सिस्टम से कनेक्टेड है नेटवर्क पे, तो उसको यूज करके जो इन्फॉर्मेशन तुमने इस सिस्टम पे मिली है, या जिस इन्फॉर्मेशन की मदद से इसको हैक किया है, सेम नेटवर्क पे अगर और सिस्टम्स भी हैं, तो हो सकता है कि जैसे ये कॉन्फ़िगर्ड था उसी तरह से वो भी कॉन्फ़िगर्ड हो, तो उनमें भी सेम वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, या हो सकता है पासवर्ड सेम यूज किया है। ठीक है, तो सिमिलर सिस्टम्स होंगे वो, तो इसकी मदद से वो भी हैक हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। फिर कवर योर फुटप्रिंट्स, कवर योर ट्रैक्स, कि अगर हैक कर रहे हो तो ये भी कोशिश करो कि हैक किया उसका कोई एविडेंस ना रहे, सामने वाले जिसका सिस्टम है उसको ये ना पता चले कि तुमने हैक किया था उसका सिस्टम। तो अपने उस सिस्टम पे प्रेजेंस के सारी ट्रेसेस हटाओ। देन नेक्स्ट थिंग जो मेंशन्ड है दैट इज कैप्चर एविडेंस फॉर प्रूफ ऑफ एक्सेस। प्रूफ ऑफ एक्सेस क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर काम कर रहे हैं, तो एट द एंड क्या है, रिपोर्ट जनरेट करनी है। अब जो भी क्लाइंट है जिसके लिए टेस्टिंग कर रहे हो, वो कोई तुम्हारे साथ बैठा तो है नहीं पूरे पेनिट्रेशन टेस्ट के टाइम, एक एक चीज देख रहा है, ऐसा तो है नहीं। उसको तो क्या मतलब है कि सारा काम करने के बाद एंड में जो तुम रिपोर्ट हैंड ओवर करोगे उसी से उसको मतलब है, बाकी कुछ काम करनी है उसकी। तो अब उस रिपोर्ट में जो तुमने काम किया है उसके एविडेंस भी चाहिए, इसलिए एट रेगुलर इंटरवल स्क्रीनशॉट्स खींचते रहो, ताकि रिपोर्ट्स में इंक्लूड कर सको, वहाँ पे प्रॉपर एविडेंस रहे कि हाँ ये मेथड यूज किया था, इसके थ्रू हैक हुआ था सिस्टम। डॉक्यूमेंट योर प्रोसेस। अच्छा, डॉक्यूमेंट तो मतलब वही है कि उसकी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट जनरेट करोगे। या एक चीज ऐसी है जो मेंशन नहीं है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, कोई बता सकता है क्या है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं हुआ उस चीज का, जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। नहीं, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक कंसेप्ट होता है प्रिविलेज एस्केलेशन का, सुना है ये चीज? यस सर, यस सर। यस। सर जैसे अपने पावर को इंक्रीज करना, जैसे अभी एज अ यूजर हमने जो तो उसको एक्सेस किया सिस्टम को, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है तो हम उसका रूट बन गए, एग्जैक्टली। एडमिन पावर हमने जो तो उसको असर्ट कर लिया। हाँ, तो क्या होगा कि मान लो मैं एज ए यूजर उसको एक्सेस कर रहा हूँ जैसा तुमने बताया। अब एज ए यूजर मैं सब कुछ नहीं कर सकता सिस्टम पे, बट अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, या एज रूट यूजर उसको एक्सेस करूँ इन केस ऑफ लिनक्स, तो आई हैव मोर पावर ओवर द सिस्टम। इसलिए पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में प्रिविलेज एस्केलेशन जो होता है, मतलब कि अपनी प्रिविलेजेस एस्केलेट करना, तो अभी करंट जो प्रिविलेजेस हैं, करंट जो परमिशन हैं सिस्टम पे, उसको बढ़ाना, एस्केलेट करना यूजर से। मान लो मैं कहता हूँ कि रूट पे जाना या एडमिन पे जाना, क्योंकि यूजर को तो लिमिटेड प्रिविलेजेस होंगी, कोई लिमिटेड फाइल्स यस सर। होंगी एक्सेस कर सकता है,
कोई लिमिटेड प्रोग्राम्स होंगे जो वो रन कर सकता है ना। हो लोड, सकता है सर कि फाइल्स को मॉडिफाई करने का भी जो तो राइट नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली, यूजर की परमिशंस लिमिटेड है लेकिन रूट की एडमिनिस्ट्रेटर की तो मतलब अनलिमिटेड मान सकते हो, कुछ भी कर सकता है वो यूजर सिस्टम पे, रूट यूजर की बात कर रहा हूँ। तो प्रिविलेज एस्केलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे, जो कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। और अगर आपने सिस्टम को एज अ रूट यूजर एक्सेस नहीं किया है, नॉर्मल यूजर की तरह एक्सेस कर पाए हो, तो वन ऑफ योर प्रायोरिटीज विल बी प्रिविलेज एस्केलेशन। तो ये चीज़ मतलब कोई याद रखने वाली चीज़ तो नहीं है, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आदत हो जाएगी कि हाँ अब कौन से यूज़र की तरह लॉग्ड इन हो, चेक करोगे, फिर सोचोगे नहीं अच्छा अब तो कोशिश करते हैं कि रूट का एक्सेस मिले या एडमिन का एक्सेस मिले। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। मैं भी बोला तो था एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, उसमें नो साउंड क्या। ठीक है, तो फाइनल स्टेप जो होता है दैट इज रिपोर्टिंग। ये सब कुछ कर लिया, अब सब कुछ लिखो, रिपोर्ट जनरेट करो इस चीज़ की, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को क्या मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगी उसको, और कुछ तो प्रूफ है नहीं उसको, और कुछ तरह से तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं टेस्ट की। रिपोर्ट में क्या क्या डालोगे, जो टूल्स रन किए हैं उनके कुछ रिजल्ट्स डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे nmap का एग्जांपल दिया हुआ है, तो nmap स्कैन जब रन करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट आप इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ हमने स्कैन किया था तो ये पोर्ट्स मिले थे, इस तरह से सिचुएशन दिखी थी। उसी तरह से बाकी टूल्स जो हैं उनके भी चलाने पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको यू कैन इंक्लूड दैट एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट। फिर इंक्लूड प्रूफ ऑफ एक्सेस, जो हमने बात की थी, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते रहो, एविडेंस लेते रहो कि क्या किया, कैसे किया सिस्टम पे। लिस्ट ऑफ फिक्सेस कि भाई जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको फिक्स कैसे किया जाए, वो चीज़ भी डालो वहाँ पे। प्रोवाइड टेक्निक्स टू अवॉइड फर्दर एक्सेस, लाइक वही सेम चीज़ हुई। प्रोवाइड प्रूफ दैट यू नो लॉन्गर हैव एक्टिव एक्सेस टू द सिस्टम। अच्छा ये तो दैट इज समथिंग यू विल डू सेपरेटली। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बताई हुई है इसको कंपाइल दिस इनटू अ रिपोर्ट एंड प्रेजेंट कर दो। तो ये होते हैं फेजेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। ये क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ठीक है। तो जहाँ तक कि थियरी की बात थी, दैट इज ऑल द थियरी जो हम देखने वाले हैं इस कोर्स में। इसके बाद आगे थियरी नहीं है कोई, पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स पूरा प्रैक्टिकल ही रहेगा।
तो उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग देखो प्रैक्टिस कैसे की जाती है, बाय सॉल्विंग CTFs। CTFs क्या होते हैं? कैप्चर द फ्लैग्स, मतलब CTF इज शॉर्ट फॉर कैप्चर द फ्लैग्स। सो दीज आर लाइक चैलेंजेस जो आपको सॉल्व करनी है। कैसे? बाय हैकिंग टू अ सिस्टम और फाइंडिंग आउट द फ्लैग्स। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन देखेंगे सारा। एंड ठीक है, इसका आओगे तो यहाँ दिखेगा, ये साइट खुलेगी vulnhub.com, बेसिक पेन टेस्टिंग 1। दिस इज द नेम ऑफ द VM ऑफ द CTF जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके डाउनलोड लिंक्स हैं और सिंपली इसको डाउनलोड करोगे, OVA फाइल दिखेगी जो आप वर्चुअल बॉक्स में या VMware में यूज कर सकते हो। एंड दिस विल बी द टारगेट मशीन जिस पे हम काम करेंगे फॉर द फर्स्ट CTF। एनी क्वेश्चंस?